Okay, so in the last lecture we have completed about carbohydrates. Fine. कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने सारी डिटेलिंग देख ली थी और कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट हमारा फिनिश हो गया था. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल दैट इज़ प्रोटीन्स, है ना. स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स की टाइप है. कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं. तो बेसिकली हमको कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इन दोनों के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं. प्रोटीन, है ना, हम सबको पता ही है प्रोटीन वर्ड तो ज़िंदगी में सुनते ही आ रहे हैं. तो थोड़ा सा इसका बेसिक्स देखेंगे सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे. तो प्रोटीन बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है प्रोटियस, है ना. ये प्रोटीन जो वर्ड मिला है वो कहाँ से मिला है? ग्रीक वर्ड है प्रोटियस, जिससे वर्ड प्रोटीन बनाया गया. और एक्चुअल में जो प्रोटियस का मीनिंग है वो है प्राइम इम्पोर्टेंस, है ना. प्राइम इम्पोर्टेंस मतलब जो जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो उसे बोला जाता है प्रोटियस, या हम लोग उसे बोल सकते हैं प्रोटीन. तो हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है, तो याद रखना प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ है. किस सेंस में? हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और हमारे स्ट्रक्चर का जो मेंटेनेंस है ना, कि इंसान जो ग्रोथ होती है जिसकी और उसकी जो बॉडी एक मेंटेन बॉडी रहती है, वो सारा के सारा किसकी वजह से होता है? प्रोटीन की वजह से. ये याद रखना. तो प्रोटीन फॉर्म फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ. कि हमारी जो लाइफ चल रही है ना बेसिकली, अब देखो ना, बॉडी की ग्रोथ नहीं है तो बॉडी की लाइफ क्या रहेगी? बॉडी हमारी बॉडी जो है चल फिर रही है, हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है ना. जो लाइफ साइकिल जो बॉडी का चल रहा है, तो बेसिकली वो किसकी वजह से होता है? वो प्रोटीन की वजह से. मतलब उसके और भी दूसरे भी सब मिलकर ही करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस किसकी है? प्रोटीन की. तो प्रोटीन फॉर्म फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ. के लाइफ हमारी बॉडी के फंक्शंस को और जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रोटीन है. एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, है ना. बॉडी की ग्रोथ और बॉडी का जो मेंटेनेंस है उसके लिए हम लोगों को क्या लगता है? प्रोटीन लगता है. ये याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, हम सबको पता है उसके सोर्सेस क्या है ना. सोर्सेस क्या है? मिल्क इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना. मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है. हमारी जो पल्सेस होती हैं, दाल जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर प्रोटीन होता है. उसके बाद में फ़िश, मछलियाँ, है ना, मीट, गोश्त. इसी तरह नट्स, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स नट्स हैं, कैश्यूज़, बादाम, है ना, आलमंड्स वगैरह, उन सब के अंदर भी क्या होता है? तो ये और भी बहुत सारे पीनट्स है. उसके बाद में एग है ना, बहुत सारे और भी क्या सोर्सेस हैं. बट दीज आर सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन जो है इनके अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारी जो है ना रोज़ाना के मतलब खाने की चीज़ें, इनमें से प्रोटीन वाली चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए, ताकि बॉडी की ग्रोथ कैसी हो जाए? सही ढंग से हो जाए. फाइन. अब आते हैं मेन हमारा टेक्निकल या केमिकल पार्ट की तरफ आते हैं. तो याद रखना, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड. ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म अब जो हमको प्रोटीन में मिलेगी, जो हम लोग प्रोटीन में पढ़ेंगे, वो क्या है? अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स. याद रखना, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड. मतलब प्रोटीन जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? वो बनते हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड. बहुत सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड की चेन एक के बाद एक के बाद एक क्या होगी? अटैच होगी, जिससे मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन. तो सबसे पहले हमको तो समझना क्या पड़ेगा कि व्हाट इज़ अल्फ़ा अमाइनो एसिड. उसके बाद ही हम लोग प्रोटीन समझेंगे. तो अब हम लोग जो है मेन पार्ट शुरू करते हैं, दैट इज़ द अल्फ़ा अमाइनो एसिड का पार्ट. ओके, अल्फ़ा अमाइनो एसिड. अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है सेक्शन के अंदर, ये हमको पढ़ना है. अब देखिए, अल्फ़ा अमाइनो एसिड, इसमें 3 टर्म्स हैं. ठीक है, एक होता है अल्फ़ा, एक है अमाइनो, एक होता है एसिड. शुरुआत करते हैं एसिड से. ठीक है, हम सबको पता है एसिड किसे बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. क्योंकि ये क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एसिड किसे बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड को. तो अब अल्फ़ा अमाइनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड तो प्रेजेंट होगा, ये तो कंफर्म है. ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया. चलो मैं इसको रब करके आपको एक एक स्टेप में बताता हूँ. अल्फ़ा अमाइनो एसिड. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट बनाएंगे हम लोग एसिड का, दैट इज़ COOH का पार्ट हमने बनाया. ये क्या हो गया? मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड. दूसरी चीज़ होती है अल्फ़ा. अब हमने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे, अगर आप लोगों को याद होगा, है ना. हमने देखा अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसी तरह बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन. तो अल्फ़ा का वर्ड हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. ख़ासतौर से 11 में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन हमने पढ़ा, उसमें अल्फ़ा का यूज़ बहुत ज़्यादा किया. तो बेसिकली अल्फ़ा पोजीशन किसे कहते हैं? अल्फ़ा पोजीशन कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन, उस पोजीशन को बोला जाता है अल्फ़ा पोजीशन.
अगर आपको याद हो देखो, है ना, याद करने की कोशिश करो। व्हाट इज़ द अल्फ़ा पोजीशन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए हम सबको पता है ये सबसे बड़ा वाला जो है पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने जब सीक्वेंस लिखी थी तो सबसे ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके बाजू में मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार्बन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर होता है CH ग्रुप एक्चुअल में, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन, इस कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे, इस कार्बन को हम लोग बोल देंगे अल्फ़ा कार्बन। आती है बात समझ में। तो अल्फ़ा एसिड है ना, एसिड का जो अल्फ़ा पोजीशन है, एसिड की अल्फ़ा पोजीशन है ना, एसिड मतलब फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाजू वाला जो कार्बन होगा वो होगा अल्फ़ा कार्बन। तो एसिड की जो अल्फ़ा पोजीशन है उसके ऊपर एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप होता है NH2, ठीक है। NH2 को बोला जाता है अमाइनो ग्रुप, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब देखिए ये बन गया पूरा मेरा क्या, इस तरीके का कि एसिड हो गया, हमने क्या लिया, एसिड ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके रिस्पेक्ट में जो अल्फ़ा पोजीशन है, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा पोजीशन पर ये कार्बन होगा, उस कार्बन के ऊपर क्या अटैच है, हमारा अमाइनो ग्रुप अटैच है, इससे मिलकर बनता है अल्फ़ा अमाइनो एसिड। बट अभी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है ना, देखो कार्बन, ये वाला कार्बन देखो, इसकी एक वैलेंसी यहाँ पर है, एक वैलेंसी यहाँ पर है, हाइड्रोजन के साथ एक वैलेंसी फ्री होगी, हम लोग उसको नाम देते हैं लेट्स से R, ठीक है। हमने उसको नाम क्या दे दिया, R दे दिया वैलेंसी फुलफ़िल करने के लिए। और ये R जो है ना, ये R जो है बहुत सारे अलग अलग ग्रुप, सिर्फ अल्किल ग्रुप नहीं होगा, याद रखना। R यहाँ पर सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। R यहाँ पर अल्किल ग्रुप भी हो सकता है, R यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, याद रखना। तो अभी हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। बट अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पूरा के पूरा अल्फ़ा अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है हमारा एसिड का पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, ये हमारा अमाइनो ग्रुप का पार्ट है, और ये कार्बन कौन सा है, दिस इज़ द अल्फ़ा कार्बन। तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप का अल्फ़ा पोजीशन का जो कार्बन है उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप अटैच है, और वैलेंसी फुलफ़िल करने के लिए हमने R को लगाया। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया हमारा अल्फ़ा अमाइनो एसिड का। आ गई बात समझ में। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब बहुत सारे टाइप के अल्फ़ा अमाइनो एसिड हमारे पास हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप के अल्फ़ा अमाइनो एसिड हमारे पास हैं। अब वो टाइप डिपेंड किस पर करती है, वो टाइप डिपेंड करती है R के ऊपर, कि R की वैल्यू क्या है। देखो R की वैल्यू चेंज होने की वजह से हमारा जो अमाइनो एसिड है या अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, इसका नाम हम लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर R की जगह H है, ठीक है, R की जगह H है, तो अब ये क्या बन गया, COOH CH2NH2 ये बन गया। तो ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड को बोला जाता है ग्लाइसिन, है ना, इसे क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन। इसी तरह R की जगह H की जगह क्या पर होगा, CH3 होगा, इसका एक नाम होगा, और कुछ दूसरा होगा, इसका एक नाम होगा। तो हमारे पास ऐसे वेरियस 15-20 जो है कैटेगरी है कि जिसमें हमने क्या किया, सिर्फ R की वैल्यू को चेंज किया, और R की वैल्यू को चेंज कर करके हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग टाइप के क्या बना लिए, अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स बनाए। सो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अब इसमें हमको सिर्फ करना क्या है, R की वैल्यूज़ अलग अलग रखनी है, और देखना ये है कि अलग अलग वैल्यूज़ रखने से उनका नाम क्या बनता है वो हमको चेक करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद में बुक लेकर आइए। बुक के अंदर हम लोगों को क्या करना है, सारे के सारे टेबल को हमको अल्फ़ा अमाइनो एसिड के टेबल को देखना है, ठीक है। ओके, नाउ अब सब आप लोग बुक के अंदर पेज नंबर 308 के ऊपर चलिए, ठीक है। पेज नंबर 308 आपकी जो 12th की जो बुक है केमिस्ट्री की, ये वाली बुक अभी जो नए सिलेबस की है, उसके अंदर पेज नंबर 308 के ऊपर आप लोगों को इस तरीके का एक टेबल मिलेगा, ठीक है। सब लोग टेबल अपने सामने रखिए। फाइन, उसमें क्या है, उसमें बस यही है कि हमारे पास जो कितने कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं वो सब हमको वहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए बुक के अंदर सबसे पहला कॉलम है टाइप का, वो मैं बताऊँगा आगे। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल अल्फ़ा अमाइनो एसिड होते हैं, एसिडिक होते हैं और बेसिक होते हैं। फाइन, 3 टाइप के अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ नेचुरल, दूसरा एसिडिक, तीसरा बेसिक। उसके बाद उसका नाम दिया है, उसमें R जो ग्रुप है वो ग्रुप की जगह हमको क्या रखना है, वो उसका 3 लेटर का सिंबल और उसका 1 लेटर का सिंबल, ये हमको दिया है। अब देखो एक एक करके हम लोग देखेंगे, एकदम सिंपल है। सबसे पहला देखो उसमें है ग्लाइसिन, है ना, सबसे पहला जो उसके अंदर अल्फ़ा अमाइनो एसिड है वो क्या है, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन बनता कैसे है, देखो जनरल स्ट्रक्चर सब में यही रहेगा। इसका मतलब ये इतना पार्ट जो है ना हर एक के अंदर बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ डिफ़र क्या होगा, डिफ़र होगा R की वैल्यू, ठीक है। तो ग्लाइसिन जो हम लोग लेंगे, ग्लाइसिन के अंदर R की जगह होता है H, ठीक है।
ग्लाइसिन के अंदर R की जगह क्या होता है, H होता है। मतलब अगर ग्लाइसिन का फॉर्मूला मैं पढ़ूँ तो क्या हो जाएगा, CH2 है ना, यहाँ से पढ़े COOH CH2 NH2। आती है बात समझ में। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा ग्लाइसिन। इसका अगर 3 लेटर सिंबल देखेंगे तो ये जो GLY है ना, ग्लाइसिन से क्या बन गया GLY, और 1 लेटर सिंबल देखेंगे तो ये रह गया है कैपिटल G। आती है बात समझ में। देखिए टेबल, देखिए टेबल से आप लोगों को और आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्या है, ग्लाइसिन है, उसमें R की जगह हमने क्या पुट कर दिया, R की जगह हमने पुट कर दिया H, जिसकी वजह से वो कंपाउंड बन गया। फाइन, ये हो गया। दूसरा है एलेनिन, ठीक है, सेकंड इज़ एलेनिन। देखो मैं 1-2 बताऊंगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट उसको देखेंगे। सेकंड इज़ एलेनिन है ना, नेम ऑफ दिस अल्फा अमाइनो एसिड इज़ एलेनिन। इसमें हम लोगों ने R की जगह जो पुट किया है, R की जगह पुट किया है CH3 ग्रुप। R की जगह हमने क्या पुट किया है यहाँ पर, CH3 ग्रुप। तो अब देखो क्या बन गया ये, CH3 CH NH2 COH। ये इधर से पढ़ेंगे तो COH CH NH2 CH3। आती है बात समझ में। तो अब ये ग्लाइसिन से तो अलग ही हो गया ना, ग्लाइसिन में यहाँ पर H था, एलेनिन में यहाँ पर CH3 हो गया। इसका अगर 3 लेटर सिम्बॉल है तो वह है ALA, और 1 लेटर सिम्बॉल होता है कैपिटल। आगे बात समझ में, यस और नो। तो ये हो गया एलेनिन। अब थर्ड देखिए, थर्ड है वैलिन, ठीक है, थर्ड है क्या, वैलिन। अब बेसिकली वैलिन में लिखा क्या है, वहाँ पर लिखा है Me2CH लिखा है ना बेसिकली। तो Me फॉर स्टैंड फॉर, देखो वैलिन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लिखा है वो है Me2CH, इस तरीके से लिखा है। फाइन। तो Me बेसिकली ये बताता है मिथिल ग्रुप। ये क्या बताता है, मिथिल ग्रुप। तो Me2 मतलब क्या, ये CH से कितना मिथिल ग्रुप अटैच है, ये CH से 2 CH3 ग्रुप अटैच है, इसको बोला जाता है Me2। अब इतना ना लिखते हुए डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, Me2CH। तब देखो अगर मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH, और यहाँ पर एक हो जाएगा CH3 ग्रुप, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH3 ग्रुप। आती है बात समझ में। तो ये इतना पार्ट हमने किसकी जगह रखा, इतना पार्ट रखा हमने R की जगह, और इतना ना लिखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, Me2CH, Me2CH। तो ये कंपाउंड अब हमारा क्या बन गया, ये कंपाउंड हमारा बन गया वैलिन, है ना। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वैलिन। इसका अगर 3 लेटर सिम्बॉल, आमतौर से यही होता है, पहले के 3 लेटर होते हैं, और 1 लेटर सिम्बॉल एक आध जगह डिफरेंट होता है, लेकिन आमतौर से क्या होता है, पहला जो लेटर होगा वो। अब ज़रा इसमें देखिए एक चीज़ है, वैलिन के ऊपर स्टार मार्क है, ठीक है, वैलिन के ऊपर क्या है, स्टार मार्क है, उसको ध्यान में रखना। ग्लाइसिन के ऊपर स्टार मार्क था क्या, नहीं था। एलेनिन के ऊपर स्टार मार्क था, नहीं था। वैलिन के ऊपर स्टार मार्क है। इसको सिर्फ ध्यान में रखिए किन किन कंपाउंड्स के ऊपर है ना स्टार मार्क है, तो वो क्यों होता है वो मैं आगे बताऊंगा। तो क्यों हमने किसी के ऊपर स्टार को मार्क किया, या एस्टेरिस्क है, या और किसी के ऊपर नहीं है। आई बात समझ में। उसके बाद आगे चलो, उसके बाद अगला है ल्यूसिन। फोर्थ वाला जो है वो क्या है, ल्यूसिन। ल्यूसिन में क्या, Me2CH CH2 है ना। इसका मतलब कैसा होगा, उसके अंदर R का ग्रुप 2 CH3 ग्रुप रहेंगे, ठीक है, ये एक CH से अटैच है, और ये CH CH2 से अटैच है, और फिर ये पूरा पार्ट कैसा काम करेगा, हमारा R के जैसा काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा CH COOH, और उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा NH2। आती है बात समझ में। तो ये पूरा कंपाउंड अगर मैं बनाऊँ तो इसको क्या बोला जाता है, ल्यूसिन। ल्यूसिन हो गया, उसका जो है LEU 3 लेटर सिंबल है, और कैपिटल L उसका क्या है, 1 लेटर सिंबल है। अब ज़रा चेक करिए, चलो अब इसमें एक चीज़ सिर्फ ये देखो कि इसमें ये अल्फ़ा कार्बन जो है, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन ये वाला है ना, दिस इज़ माय अल्फ़ा कार्बन। अब ज़रा देखिए ये अल्फ़ा कार्बन, चलो इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अगर बना दूँ, H को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, H को यहाँ पर लिख दिया, और ये तो अब इस अल्फ़ा कार्बन के ऊपर गौर करिए। इस अल्फ़ा कार्बन की 4 वैलेंसी है ना। एक वैलेंसी COOH के साथ है, एक वैलेंसी NH2 के साथ है, एक वैलेंसी H के साथ है। ये तीनों तो फिक्स है, ये तीनों। उसके बाद चौथी वैलेंसी, अब देखिए ये ग्रुप लग गया। तो अब ये जो अल्फ़ा कार्बन है, इसकी चारों के चारों वैलेंसी क्या है, अलग अलग कंपाउंड के साथ है ना, अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम के साथ है। इसलिए अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, कायरल कार्बन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स के अंदर सारे के सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड, एक छोड़कर है ना, वो बताऊंगा, सारे के सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड का जो अल्फ़ा कार्बन होता है वो कैसा होता है, कायरल। हम सबको पता है कायरल की कंडीशन क्या है। कायरल कार्बन की कंडीशन ये है कि वो कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के साथ अटैच होनी चाहिए। तो देखिए ये कार्बन की एक वैलेंसी COH NH2 है, ये तीनों तो अलग और ये तो फिक्स है। सिर्फ चेक किसको करना है, इसको, कि अगर चौथी वैलेंसी इन तीनों के अलावा किसी के साथ है
तो क्या बन जाएगा, कायरल कार्बन। तो अब जो भी उठाकर देखिए, जितने भी अल्फ़ा अमीनो एसिड उठाकर देखिए, हर एक के अंदर अल्फ़ा कार्बन कैसा मिलेगा, कायरल मिलेगा, एक्सेप्ट जो सबसे पहला था वो कौन सा था, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अंदर हमने आर की जगह क्या रखा था, एच रखा था, याद है सबको। अभी देखा हमने ग्लाइसिन में हमने आर की जगह क्या रखा, एच। अब देखो ये कार्बन की 2 वैलेंसी सिर्फ एच के साथ है ना, तो अब ये अल्फ़ा कार्बन कायरल हुआ क्या, नहीं। तो याद रखना सारे के सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड में अल्फ़ा कार्बन कायरल होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, है ना। ग्लाइसिन को छोड़कर सारे के सारों के अंदर अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, कायरल कार्बन होता है। आती है बात समझ में। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ल्यूसीन हो गया, उसके ऊपर भी स्टार मार्क है। उसके बाद में आइसोल्यूसिन, ठीक है, उसके ऊपर स्टार मार्क है। उसके बाद उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, CH2 CH2 CH और उसके साथ एक मिथिल ग्रुप अटैच है ना। उसके बाद में क्या है, एस्पेरेजिन। उसके बाद उसमें क्या है, NH2CO CH2 ये ग्रुप अटैच है। उसके बाद में ग्लूटामिन, NH2CO CH2 CH2 ग्रुप अटैच है। उसके बाद में सीरीन, है ना, CH2OH ग्रुप अटैच है। उसके बाद में थेरोनिन, CHOH CH3 ग्रुप अटैच है। उसके बाद में सिस्टीन, CH2SH अटैच है। तो ये सारे के सारे क्या, सिर्फ ये देखो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2-4 जो है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 2-4 सिर्फ आपको ध्यान में रखने, सब पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है। चलो उसके ऊपर ज़रा सा टिक कर लो। तो मैं जो बता रहा हूँ वो ज़रा सा देखो, उसके ऊपर टिक करो। एक तो आप लोगों को याद रखना है ग्लाइसिन, ठीक है, आप लोगों को एक तो कौन सा याद रखना है, सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है ग्लाइसिन। उसके बाद में आप लोगों को याद रखना है लाइसिन, है ना। सबसे पहला आप लोगों को याद रखना है ग्लाइसिन जो नंबर 1 के ऊपर है। दूसरा आप लोगों को याद रखना है लाइसिन। लाइसिन जो है नंबर 18 के ऊपर है। देखिए ज़रा लाइसिन कहाँ पर है, नंबर 18 के ऊपर। उसमें 4 CH2 ग्रुप अटैच है और साथ में एक NH2 ग्रुप है ना। अब बेसिकली वो होगा कैसे इस तरीके से होगा। अगर मैं लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये हो गया मेरा CH2, दिस इज़ 1, दिस इज़ सेकंड CH2, दिस इज़ थर्ड CH2, दिस इज़ 4 CH2 और लास्ट में यहाँ पर क्या अटैच है, NH2 ग्रुप अटैच है। तो ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, R की। तो इसको ऐसे ना लिखते हो हम लोग, सिंपल कैसे लिखते हो, यहाँ पर हो गया मेरा CH COOH, उसके बाद में यहाँ पर हो गया मेरा NH2 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, CH2 4 टाइम्स और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग NH2। आती है बात समझ में। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा लाइसिन का। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लाइसिन के अंदर का जो R ग्रुप है वो क्या है, CH2 4 टाइम्स NH2, ठीक है, CH2 4 टाइम्स NH2, दिस इज़ द R ग्रुप इन माई लाइसिन। तो सेकंड ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा आप लोगों को याद रखना है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड आप लोगों को याद रखना है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड 17 नंबर का है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड कौन कितने नंबर का है, वो आप लोगों का 17 नंबर का है। तो ग्लूटामिक एसिड में देखिए बेसिकली है क्या, 2 CH2 ग्रुप हैं और यहाँ पर क्या लगा है साथ में, यहाँ पर COOH ग्रुप लगा है। 2 CH2 ग्रुप है और यहाँ पर क्या लगा है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ ग्लूटामिक एसिड। तो ये किसका फार्मूला है, ये हमारा है ग्लूटामिक एसिड का। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। तो बस ये 3 भी अगर आप लोगों को याद रहना, ग्लाइसिन है, उसके बाद में लाइसिन है एंड ग्लूटामिक एसिड है, बस ये 3 अगर आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया तो बस ये इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। बाकी सारे सिर्फ देखिए कि बेसिकली होता क्या है। तो हमारे पास देखो अब कितने टोटल इसके अंदर जो है तकरीबन जो है 20 अलग अलग टाइप के अल्फ़ा अमीनो एसिड्स ये हैं। डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस आया है सिर्फ और सिर्फ R के ऊपर। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ R, हम लोग R की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या होता जाएगा, अल्फ़ा अमीनो एसिड हमारा डिफरेंट बनता चला जाएगा। अब आते हैं सबसे पहला पॉइंट तो ये कि देखिए इसमें 3 कैटेगरी दी है, एक है न्यूट्रल, एक है एसिडिक और एक है बेसिक। तो चलिए मैं तीनों के अंदर से एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग लेते हैं एक न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल के अंदर चलिए सबसे पहले मैं ग्लाइसिन की बात करता हूँ, ठीक है। ग्लाइसिन की बात करता हूँ मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो कैसे बनेगा, COOH, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया NH2। ये क्या है मेरा, ये ग्लाइसिन है और ये कैसा है, दिस इज़ माई न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ लाइसिन की, या चलिए एसिडिक वाले में ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का फार्मूला क्या है, COOH, CH, यहाँ पर है NH2 और यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर CH2 ट्वाइस COOH, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर बनाता हूँ,
यहाँ पर बना लिया मैं COOH, यहाँ पर आ गया मेरा CH, यहाँ पर आ गया NH2 और यहाँ पर है CH2 ट्वाइस, यहाँ पर है COOH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? देखिए R की जगह हमने क्या लिया, 2 टाइम CH2 लिया और COH लग दिया। ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया मेरा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो नेचर में कैसा है, कौन से कैटेगरी में गया? ये गया एसिडिक की कैटेगरी में। ठीक है, थर्ड एक बेसिक की कैटेगरी में से मैं लेता हूँ लाइसिन। तो बेसिकली लाइसिन भी कैसे बनाऊँगा मैं? यहाँ पर है COOH, ईयर CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 4 टाइम्स, यहाँ पर है NH2 और यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी है NH2। इसको बोला जाता है लाइसिन और ये कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का है। ठीक है, अब देखो डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा अल्फ़ा अमाइनो एसिड न्यूट्रल है। ठीक है, दिस इज़, लेट्स से इसको पूरा नाम लिखता हूँ, ये है ग्लाइसिन। कौन सा अल्फ़ा अमाइनो एसिड एसिडिक है और कौन सा अल्फ़ा अमाइनो एसिड बेसिक है। तो एकदम सिंपल है, याद रखना जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड का जो बेसिक फार्मूला है, लेट्स से ये वाला फार्मूला हम लोग लिखते हैं। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड का और एक अमाइनो ग्रुप का, ऐसे है ना। तो ये होता है एसिडिक पार्ट, ये होता है बेसिक पार्ट। बहुत ध्यान से समझना, ये कौन सा पार्ट है मेरा? ये पार्ट है मेरा एसिडिक पार्ट है और ये है मेरा बेसिक पार्ट। अब मुझको बताइए कि लेट्स से अगर मैं कुछ इस तरीके से ग्लाइसिन का फॉर्मूला लिखता हूँ, इसमें बताइए एसिडिक पार्ट कितना है? 1। एक COH है ना, एक एसिडिक पार्ट है, एक NH3 है, एक बेसिक पार्ट है। तो एक एसिड है और एक बेस है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिंपल वे में याद रखने का मेथड बता रहा हूँ। अभी अगर मैं ग्लाइसिन लेता हूँ तो यहाँ पर COH एक है, यहाँ पर NH2 एक है, ये एसिड है, ये बेस है। तो एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो कंपाउंड कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। आती है बात समझ में? ये हो गया हमारा न्यूट्रल। उसके बाद आ जाओ ये वाला ग्लूटामिक एसिड कैसा है? एसिडिक। अब इसमें देखिए ये एक एसिड और एक बेस, ये तो है अब अपने पास बराबर है ना, हर एक में ये तो रहेगा, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा उसके पास एक एसिडिक पार्ट है ना। देखो ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को लेट से कैंसिल कर दिए, लेकिन ग्लूटामिक एसिड में एक और COOH ग्रुप अटैच होता है। अब ये एसिडिक पार्ट को कैंसिल करने वाला कौन सा? बेसिक पार्ट है, नहीं है ना, क्योंकि ये वाला तो इसको कैंसिल करने में लगा हुआ है। अब इसको कौन कैंसिल करेगा? इसका मतलब इसके ऊपर नेट जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? एसिडिक। आई बात समझ में? तीसरा देखिए बेसिक वाला। अब देखिए ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, दोनों एक दूसरे कैंसिल किए लाइसिन में, लेकिन उसके साथ लाइसिन में ये पार्ट कौन सा है? ये तो बेसिक पार्ट हो गया ना। समझ में आती है बात? तो अब ये बेसिक पार्ट को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा एसिड है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल हुए, लेकिन ये नेट जो है बेसिक पार्ट हमारा रह गया, इस वजह से कंपाउंड कैसा हो गया? बेसिक। तो सिंपल उसमें याद रखने का फॉर्मूला क्या है कि अगर COOH, ध्यान से देखना ज़रा, COOH और NH2 अगर बराबर है, नंबर ऑफ़ COH और NH2, तो ये कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। अगर COOH ग्रेटर है NH2 के तो ये कैसा बनेगा? एसिडिक बन जाएगा। और अगर COOH लेस है NH2 से तो ये क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। सिंपल है। इस केस में देखिए एक COH है, एक NH2 है, दोनों बराबर है, न्यूट्रल है। इस केस में 2 COH है, एक NH2 है, ये ग्रेटर वाला केस है तो एसिडिक है। इस केस में 1 COH है, 2 NH2 है, ये लेस वाला केस है तो कैसा बन गया? बेसिक। आई बात समझ में? तो कोई भी अल्फ़ा अमाइनो एसिड एसिडिक कब होगा? जब उसमें एसिडिक पार्ट बढ़ेगा, मतलब नंबर ऑफ़ COH ग्रुप बढ़ जाएंगे। कोई भी अल्फ़ा अमाइनो एसिड बेसिक कब बनेगा? जब उसके अंदर नंबर ऑफ़ NH2 पार्ट्स बढ़ जाएंगे, मतलब बेसिक पार्ट बढ़ जाएगा। और कोई भी अल्फ़ा अमाइनो एसिड न्यूट्रल कब रहेगा? जब नंबर ऑफ़ COH एंड नंबर ऑफ़ NH2 वो कैसे हो जाएंगे? वो सेम हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ उसमें देखिए कि जो अब हम लोग बता रहे हैं, जो स्टार मार्क है और जो नॉन स्टार मार्क है, तो याद रखना जितने भी स्टार मार्क वाले हैं ना, एक काम करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास जो बहुत सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं उसके अंदर स्टार मार्क है और बहुत सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड जिनके अंदर स्टार मार्क नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वैलिन, ठीक है, वैलिन इसके ऊपर ऐसा स्टार मार्क है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे ल्यूसीन, ठीक है, ल्यूसीन इसके ऊपर भी स्टार मार्क है। इसी तरह नीचे आ जाओ लाइसिन है ना, लाइसिन है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क है। और बहुत सारे विदाउट स्टार मार्क वाले हैं, लेट्स से ग्लाइसिन, इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है। एलेनिन, इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद में ग्लूटामिक एसिड है, इसके ऊपर भी स्टार मार्क नहीं है। फाइन। तो देखो ये कैटेगरी हमारे पास है कि बहुत सारे जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं वो स्टार मार्क्ड हैं, बहुत सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड वो स्टार मार्क्ड नहीं है। तो याद रखना जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड के ऊपर स्टार है ना, उन्हें बोला जाता है इसेंशियल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। इन्हें क्या बोला जाता है? इसेंशियल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। और जिनके ऊपर स्टार मार्क नहीं है, दे आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स।
ठीक है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जिनके ऊपर स्टार मार्क है दे आर कॉल्ड एज इसेंशियल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, और जिनके ऊपर स्टार मार्क नहीं है दे आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अब ये क्या बात हुई, तो अब देखिए ये जितने भी इसेंशियल मतलब नेसेसरी कंपलसरी, तो ये जितने भी स्टार मार्क वाले अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं ना, ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है, बॉडी के अंदर जनरेट नहीं होते हैं, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, इन द बॉडी। मतलब ये जो इसेंशियल अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद नहीं बनते। अब एक बात बताओ, ज़रूरत तो हमको इनकी है लेकिन बॉडी के अंदर नहीं बन रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, कंपलसरीली बाहर से लेना ही पड़ेगा ना। जैसे फूड्स के ज़रिए से हम लोग क्या करेंगे, जिनको बाहर से लेंगे, तो ये ऐसे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं जो दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हैंस वी हैव टू, है ना, हमको एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोवाइड देम एक्सटर्नली, मतलब बाहर से हमको क्या करना पड़ेगा, अपने को बॉडी को देना पड़ेगा। तो अब एक बात बताइए ना, अगर इनकी ज़रूरत है और बॉडी के अंदर बन नहीं रहे हैं तो कंपलसरीली हम लोगों को बाहर से लेना ही पड़ेगा, और बाहर से कंपलसरी लेना है मतलब ये एसेंशियल हुए ना, समझ में आती है बात। दूसरे क्या है, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब क्या, बॉडी के अंदर इनका सिंथेसिस होता है, ठीक है, इनका जो सिंथेसिस है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसा है, हो जाता है। अब अगर बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो जा रहा है तो बाहर से नहीं भी लिए तो चलेगा ना, समझ में आती है बात। अगर ये हमारी बॉडी खुद ब खुद इनको बना रही है तो इनको बाहर से नहीं भी लिए तो ठीक ठाक है, क्योंकि अंदर तो बन ही रहा है। रिक्वायरमेंट दोनों की है, देखो रिक्वायरमेंट इसकी भी है, रिक्वायरमेंट इसकी भी है। फ़र्क क्या, ये वाला हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है तो कंपलसरीली बाहर से लेने की ज़रूरत है क्या, नहीं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल। और इनकी ज़रूरत है और बॉडी इनको बना भी नहीं सकती तो हमको कंपलसरीली इनको क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे जो सोर्सेस हैं प्रोटीन के वहाँ से हमको लेना पड़ेगा, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इसेंशियल। तो अब बात समझ में आई कि जिनके ऊपर स्टार मार्क है दे आर कॉल्ड एज इसेंशियल। क्यों इसेंशियल है, इसलिए कि ज़रूरत है और बॉडी बना नहीं सकती तो बाहर से लेना पड़ेगा। और जिनके ऊपर स्टार मार्क नहीं है दे आर नॉन इसेंशियल। क्यों नॉन इसेंशियल है, क्योंकि ज़रूरत तो इसकी भी है लेकिन बॉडी खुद ब खुद बना ले रही है वो, तो बाहर से नहीं भी लिए तो भी चल जाएगा। आ गई बात समझ में। तो ये हमने प्रोटीन का जो है सेक्शन लिया, उसकी ब्रीफिंग देगी, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं, अच्छे से इसको पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे चलते हैं। थैंक यू।